नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी MIL क्लास 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार अर्धवर्ष की परीक्षा में आने वाले कविता जिसका नाम है तोड़ती पत्थर, उसका विश्लेषण करेंगे। कविता को शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में 21 फरवरी 1896 में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित रामशाह त्रिपाठी, रामशाह त्रिपाठी जी महिषादल में ही सिपाही का नौकरी करते थे। निराला जी की जीवन बेहद कष्टदायक था। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्होंने उनकी माता का देहांत हो गया था और सिर्फ 20 साल के उम्र में ही मतलब उनके शादी के 4 साल बाद उन्होंने अपने पिता को भी गंवाया। आज हम जिस तरह से महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 महामारी से जूझ रहे थे, उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महामारी फैली थी, जिस महामारी में उन्होंने अपनी पत्नी, चाचा, भाई, भाभी सबको गंवाया। ऐसे ही दुखदायक जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने रचना की, साहित्यिक रचना, कविताएं, काव्य ग्रंथ सब कुछ लिखे। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला जी है। ये 4 स्तंभ में कुछ कवियों के नाम हैं जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये सभी हिंदी छायावाद कवियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं। कवि का देहावसान 15 अक्टूबर 1961 में प्रयाग में हुआ था। निराला जी के कुछ प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते। उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे। कहानी है लिली, सखी, सुकुल की बीवी। रेखाचित्र कुल्ली भाट, बिल्लेसूर, बकरीहा। निबंध और आलोचना प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, जीवनी, भक्त द्रुप, भक्त प्रह्लाद, भीष्म। ये सब उनकी रचनाएं हैं। इस कविता में आज हम जिस कविता के बारे में बात कर रहे हैं, उस कविता में 2 वर्ग के लोगों की जो सोच विचार है, जो रहन सहन का तरीका है, कर्म शैली है, उसके बारे में बताया गया है। हम इस कविता को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आजकल जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, वो हम सभी को, आप लोगों को, हमें सभी को सुख प्रदान करने के लिए खुद दर्द झेलते हैं, लेकिन वही सुख हम लोगों को प्राप्त होने के बाद हम उनको ही भूल जाते हैं। इधर में इस कविता में कवि ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। ये कविता कवि के काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। संभवतः 1935 में लिखी गई है ये कविता, और ये कविता सन 1936 में सुधा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अभी हम लोग
कविता में जाते हैं। तोड़ती पत्थर, जो पत्थर तोड़ती है। इधर में एक श्रमिक वर्ग की स्त्री की बात कहा गया है। तोड़ती पत्थर नाम से पता चल रहा है कि जो पत्थर तोड़ रही है, पत्थर तोड़ती है, यह कोई भी श्रमिक वर्ग की स्त्री हो सकती है। तो शुरू करते हैं कविता। उसको शुरू करने से पहले एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, उसके नीचे रेखा खींच देंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार पैर वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन पिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो इन पंक्तियों में कुछ शब्द है जो आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, जैसे स्वीकार। स्वीकार का अर्थ होता है मान लेना या उसको ही अपना तकदीर समझ के, अपना भाग्य समझ के मान लेना है। इसको स्वीकार का मतलब होता है मान लेना। शामतन, सावला शरीर। शामतन का मतलब होता है सावला शरीर। भर बंधा यौवन, भर बंधा का मतलब होता है सुगठित, जो पूरी तरह से युवती हो। यौवन मतलब जवानी। नत नयन, नत नयन मतलब आंखें झुकी हुई, जिसकी आंखें झुकी हुई हो, नीचे की तरफ हो। प्रिय कर्म रत मन, प्रिय कर्म रत मन का मतलब होता है काम में लीन होना या डूब जाना, किसी भी काम में मन लगाकर करना। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा का मतलब, गुरु का मतलब होता है जैसे गुरु शिष्य होता है, वैसा नहीं है। इधर में गुरु का मतलब होता है बड़ा, कोई भी बड़ा था हथौड़ा उनके हाथ में। नीचे तस्वीर दिया हुआ है, उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा हथौड़ा है उस औरत के हाथ में, उस स्त्री के हाथ में। करती बार बार प्रहार, प्रहार करना मतलब चोट करना, पत्थर के ऊपर बार बार लगातार प्रहार कर रही है। सामने तरुमालिका, तरुमालिका मतलब होता है पैरों की कतार, जहाँ पे पैरों की कतार लगा होता है, लाइन में सीरियली पैर लगे होते हैं, जो तस्वीर में पीछे तरफ दिखाई दे रहा है। अट्टालिका, अट्टालिका भवन होता है, बड़ा सा भवन या महल को कहा जाता है। प्राकार, प्राकार का मतलब होता है चार दीवारी, जो बाउंड्री लगे होते हैं चारों दीवारी में, चार दीवारी घर है। उसके बाद नेक्स्ट, चर रही थी धूप गर्मियों के दिन। चर रही थी मतलब बढ़ रही थी, दिन सूरज की रोशनी तेज हो रही थी और बढ़ रही थी गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मतलब दिन, दिवस, दिवा दिन होता है। तमतमाता रूप, तमतमाता रूप मतलब क्रोध से भरा हुआ या गुस्से से लाल हो जाता है जब किसी का शरीर, तब हम लोग बोलते हैं तमतमा रही है, उसका मुंह तमतमा रही है या गुस्से से लाल हो जा रही है, वो तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, झुलसाती हुई लू मतलब जला देने वाली लू। झुलसाती मतलब जो चीज़ शरीर को जला देती है, ऐसी। लू का मतलब होता है गर्म हवाएं चलना। रुई जो जलती हुई भू, रुई मतलब होता है प्योर कॉटन, जो जलने के बाद उसमें लपटे नहीं उठते, ऐसी। भू मतलब धरती। गर्द, गर्द एक शब्द है जो बहुत कठिन है। गर्द का मतलब होता है धूल, गर्द का मतलब होता है धूल। चिंगी, चिंगी मतलब चिंगारियों की तरह। प्राय हुई दोपहर वो तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। छिन्न तार का मतलब होता है कोई भी काम करने का जो क्रम होता है, जो शैली होता है, वो टूट जाना, या क्रम मतलब वो काम करने का जो
लगन था वो अचानक से टूट गया है। क्रम का टूट जाना। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। इन सब का विश्लेषण हम लोग बाद में जानेंगे। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार। झनकार मतलब किसी चीज़ का आवाज़, किसी भी वाद्य यंत्र का आवाज़ जब हम लोग सुनते हैं तो झनकार की तरह लगता है। कोई भी बर्तन हमारे हाथ से गिर जाता है तो जो आवाज़ होता है उसको झनकार कहते हैं हम लोग। एक क्षण मतलब एक पल के बाद, एक समय के बाद, थोड़े मिनट के बाद, कापी सुघर बाद वो कापी सुघर, सुघर मतलब होता है सुंदर तरीके से कापना, जो शिवरलिंग होना जो जिसे कहते हैं हम लोग। ढुलक, ढुलक मतलब जब आँख से आंसू गिरते हैं तो लुढ़कते हुए गिरते हैं, उसको ढुलक बोलते हैं। आँख से आंसू गिरना, शरीर से पसीना गिरना, जो ढुलक मतलब लुढ़कते हुए गिरता है जो चीज़, उसको ढुलक कहते हैं। शिखर, माथे से गिरे शिखर, शिखर का मतलब होता है पसीना। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, फिर उन्होंने कहा लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये था कविता, और उसके जो कठिन शब्द थे उसको मैंने पहले ही बोल दिया कि आप लोग नीचे रेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ भी लिख लेना। तो अभी कविता को शुरू करते हैं। हर एक पंक्तियों को अच्छी तरह से सुनना। कवि ने बहुत अच्छी तरह से दो वर्ग के कर्मशैली को दर्शाया है, दो वर्ग के जिनके कर्मशैली को इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। वो कैसे कष्ट झेलते हैं, किस तरीक़ा से वो लोग अपने पेट को मतलब अपने जीवन को जीने के लिए जो कष्ट झेलते हैं वो इधर में दिखाया गया है। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। कवि बोल रहे हैं कि मैंने एक स्त्री को मैंने देखा, वो क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद एक शहर का नाम है जहाँ से कवि गुजर रहे थे, और उसके रास्ते पे सड़क के किनारे उन्होंने देखा था कि एक औरत पत्थर तोड़ रही थी। वो तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही थी। उसके बाद दूसरे पंक्तियों में कवि गए उन परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में वो महिला पत्थर तोड़ रही थी। किन परिस्थितियों में जूझ कर वो महिला पत्थर तोड़ रही थी, वो हम लोग को नीचे के पंक्तियों में मिलेगा। कोई ना छायादार, छायादार मतलब जहाँ पे कोई छाया ना हो। पैर वो जिसके तेले बैठी हुई शिकार, कोई ना छायादार पैर था जिसकी नीचे बैठी हुई, तले मतलब नीचे बैठी हुई वो काम कर रही थी। तुम लोग तस्वीर में देख रहे हो कि उनके सामने जो पैर रखा हुआ है, उनके पीछे जो पैर है उसमें कोई भी पत्ता नहीं है, मतलब वो पैर सूखा हुआ है, उस पैर में कोई भी शेडो नहीं गिरता है। ठीक है, वो पैर वो जिसके तले बैठी हुई शिकार, जिसके नीचे वो बैठी हुई थी, वो पैर सूखा हुआ था। शाम तन भरबंधा यौवन। उसके बाद कभी उस स्त्री की चारित्रिक गठन के बारे में बता रहे हैं, उसकी शारीरिक गठन के बारे में बता रहे हैं। शाम तन मतलब सांवला शरीर। ऐसा हो सकता है कि रोज काम करने के कारण उनका शरीर श्यामला हो गया, धूप में जल गई हो, श्यामला शरीर थोड़ा काला हो गया हो। भरवंदा भरपूर सुगठित, यौवन मतलब जवानी, उनकी पूरा भरपूर जवानी थी। नत नयन, आंखें झुकी हुई, जो मैंने पहले बताया, झुकी हुई आंखों के साथ। प्रिय कर्म रत मन, वो अपने दिल से वो काम कर रही थी, पूरे मन लगाकर अपने काम में वो व्यस्त थी। गुरु हथौड़ा हाथ, बड़ा सा हथौड़ा उनके हाथ में था। करती बार बार
प्रहार, वो बार बार पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही थी। सामने तरुमालिका, सामने पैरों की कतार थी। अट्टालिका, भवन। प्राकार, चार दीवारी, और उसके ठीक सामने एक भवन था जो चार दीवारी से घिरा हुआ था। वो उसको भी देख रही थी, वो मतलब कभी देख रहे थे। इसको अगर थोड़ा विस्तार से हम लोग कहें तो ये भी कह सकते हैं कि इस थोड़े अगर देखा जाए तो निर्माण का औजार हथौड़ा उस महिला के हाथ में है और उसका लाभ कोई और उठा रहा है। मतलब कभी ये कहना चाहते हैं कि जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वो काम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उसका फ़ायदा जो होता है वो शोषण करने वाले संभ्रांत व्यक्ति वर्ग के लोग जो है वो उसका फ़ायदा बहुत अच्छी तरह उसके उठाते हैं। फिर नेक्स्ट पंक्तियों में जाते हैं। चल रही थी धूप, मतलब धूप बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा धूप बढ़ती है, ऐसे बहुत ज़्यादा धूप, जो धूप शरीर को जला देती है। बच्चों एक बार आप लोग सोचना कि अगर कभी भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो हम लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। घर में जब बैठते हैं तो फैन, एसी हैं, कूलर सब कुछ लगा के बैठते हैं ताकि हम लोग को ठंडा हवा मिले हैं। लेकिन इसी परिस्थिति में कुछ श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग काम करते ही जाते हैं ताकि हम लोगों को सभी तरह के सुख सुविधाएं प्राप्त हो। जो चल रही थी धूप, गर्मियों का दिन, धूप बहुत ज़्यादा चल रही थी और वो दिन गर्मियों का था। दीवा का तमतमाता रूप, दिन का इधर मानवीकरण किया गया है करके कभी कहते हैं कि मानो दिन क्रोध से भरा हुआ है। दिन जो है वो क्रोध से भरा हुआ है, पूरा दिन मतलब गुस्से से लाल हो जा रहा है, ऐसा है। उठी झुलसाती हुई लू, ऐसी लू मतलब गर्म हवा में जो गर्म हवाएं चलने लगी थी जो शरीर पे लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि शरीर को जला रही है। उठी झुलसाती हुई लू, जला देने वाली वो गर्म हवाएं चल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, रुई जो कॉटन होता है वो जब जलता है तो उसमें जब लपटे नहीं उड़ते, वो डायरेक्ट जल जाता है। ऐसी उसी तरह से वो रुई की तरह जला देगी ऐसी लग रहा था। सूरज की रोशनी, धूप ऐसे थी। गर्द चिंगी छा गई, धूल जैसे चिंगारी की तरह हो गई थी। ऐसे धूल जब शरीर में लगता है तो थोड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि धूल मतलब रात में ठंडा हो जाता है और दिन में सूरज की रोशनी के साथ वो और भी गर्म हो जाता है। तो ऐसी धूल उड़ रही थी जो धूल शरीर में लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो चिंगारी की तरह शरीर में लग रही थी। प्राय हुई दोपहर, प्राय हुई दोपहर, प्राय मतलब अंदाज़ा लगा कर, क्योंकि उस ज़माने में जब ये लिखा गया था तो 1935 ईस्वी में, तब श्रमिक वर्ग के लोगों के पास वो घड़ी नहीं था, ठीक है। तो तब वो लोग सूरज की धूप के साथ अनुसार अपना समय निर्धारण करते थे कि अभी दोपहर हुआ है, अभी शाम हुआ है। वो सूरज की धूप के साथ ये अंदाज़ा लगा कर कहते थे, इसलिए कभी भी इधर में प्राय लिखा है। प्राय का अनुप्राय क्या है बोला है। फिर बोला है वो तोड़ती पत्थर, प्राय हुई दोपहर, वो पत्थर ही तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, ठीक है। जैसे ही उस लड़की की नज़र कवि की ओर पड़ा तो उन्होंने एक बार ही कवि की तरफ देखा और देखते ही उनका जो काम करने का व्यस्त जीवन, काम करने का व्यस्तता था, लगन जो था वो टूट जाता है। उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, उस क्रम को तोड़कर वो उस भवन की ओर, सामने जो भवन था उस भवन की ओर देखने लगती है। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। उसकी देखने का जो भाव था, जो इमोशन था, जो वो प्रकट करने की कोशिश कर रही थी, जो भाव है, उस दृष्टि में कवि को लगता है वो एक स्वाभिमानी लड़की है
जो मार खा रही है, मतलब रोज कोई उसको मार रहा है, ये समाज उसको मार रही है, लेकिन वो कभी रोती नहीं है। वो स्वाभिमानी लड़की है, वो अपने काम के ऊपर ही लगन है, मुग्ध है, काम के ऊपर ही वो उसका पूरा दिलचस्पी है। फिर सजा सहज सितार, कभी कहते हैं कि एक सितार को सहज रूप से बजाने के पर जो झनकार होती है, वो झनकार मुझे उस मजदूर औरत की स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार। जो झनकार, जो दर्द उस औरत के अंदर चल रहा था, वो दर्द को कभी ने महसूस किया। जैसे एक सितार को बजाने के बाद उसमें से जो झनकार निकलते हैं, वो कभी ने कभी नहीं सुना था, लेकिन उस औरत की आंखों से वो झनकार, उसकी भाव, उसकी दृष्टि से उन्होंने वो दर्द महसूस किया जो औरत झेल रही थी, जो औरत ये सब कुछ महसूस कर रही थी। एक क्षण के बाद वो कापी सुघर, एक क्षण के बाद वो सुंदर तरीके से काँप के उठती है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने काम को छोड़कर दूसरी की ओर देख रहा हूँ। उसको ऐसा लगा। ढोलक माथे से गिरे शिखर, माथे से पसीना क्या बोलते हैं उसको, माथे से पसीना गिरने लगती है, टपकने लगती है, ठीक है। लीन होते कर्म में फिर वो काम में दोबारा से वो काम में पूरी तरह से लीन हो जाता है। फिर कहा मैं तोड़ती पत्थर, उसने मुंह से कुछ नहीं बोला था, वो सब कुछ अपने आंखों के भाव से कवि को समझा रहा था, और कवि ये सब कुछ समझकर इस कविता में दिया है। इसका पहले देखो बच्चों की, पहले लाइन में कवि ने बोला है कि वो तोड़ती पत्थर, और लास्ट में बोला है कि मैं तोड़ती पत्थर। मतलब वो औरत उस दृष्टि के भाव से बोल रही थी कि मैं तोड़ती पत्थर। इसका व्यंग्यार्थ हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये भी व्यंग्यार्थ हम इस तरह से लगा भी सकते हैं कि वो औरत ये कह रही थी कि इस पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। वो स्वाभिमानी औरत ये भी कहती है कि ये जो पत्थरहीन हृदय जैसे सामाजिक व्यवस्था, आज के जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो ये था आप लोगों का कविता। इस कविता में अगर आपको थोड़ी बहुत किसी जगह पे कठिनाई होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। कवि के संघर्षपूर्ण जीवन के बाद भी कवि ने जैसे अपने आप को संभाला था, ऐसे जीवन में अगर आप लोगों को भी बाधाएं आते हैं तो खुद को संभालना। और आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।